मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जो भारतीय साहित्य है या भारतीय साहित्य जगत है, भारत में जो साहित्यकारों का सम्मान है, आप अमेरिका में तो खुद पढ़ाती रही हैं। आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि आप यूरोपीय साहित्य जगत से भी उस प्रेम के चलते परिचित हुई। जी हाँ। एक तरह से एशियाई साहित्य, यूरोपीय साहित्य जगत और अमेरिकी साहित्य जगत, तीनों से आप रूबरू रही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो तीनों समाज है वह अपने साहित्यकारों का किस तरह से सम्मान करता है। साहित्यकारों की अपने समाज में क्या स्थिति है, मतलब अमेरिकी समाज में साहित्यकार की क्या स्थिति है, यूरोपीय समाज में क्या स्थिति है, और भारतीय समाज अपने साहित्यकारों को किस रूप में देखता है। जी देखिए, अमेरिका में आजकल जो कुछ मैंने पढ़ा है, कोई बहुत गंभीरता पूर्वक साहित्य नहीं लिख रहा है। अमेरिका में पूरा जोर ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ जाएं। और मुझे एक सज्जन ने बताया कि उनकी पुस्तक सिर्फ 3 सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में थी, उनको $6 मिलियन मिले थे। तो आजकल जो लिखा जा रहा है अमेरिका में, वो साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। वो हेमिंगवे वगैरह का समय चला गया। आजकल बिकने वाला साहित्य लिखा जा रहा है। आप पत्रिकाओं में पढ़िए, आप पुस्तकों में पढ़िए। एक तो थ्रिलर्स का ज़माना है। हर किताब में आपको कोई ना कोई मर्डर ज़रूर मिलेगा। उसका वो एक पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक रिटायर्ड बायोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो उन्होंने एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसमें एक 15 साल की लड़की है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है समाज से, और वो पकड़ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के आरोप में। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट पे अब 166 वीक रही है। तो आप सोच सकती हैं कि उस लेखिका को कितना पैसा मिला होगा। उन्हें फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अधिक से अधिक जो मैं देखती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, वो यही है कि ऐसा पॉपुलर साहित्य लिखो जो बिके और जिससे पैसा मिले। दूसरी तरफ का साहित्य जो लिखा जा रहा है अमेरिका में, जो बहुत छप रहा है आजकल लिटरेरी मैगजीन्स में, वो विस्थापित लोगों का है। अफ्रीका से आए हुए लोग, इजिप्ट से आए हुए लोग, ट्रिनिडाड से आए हुए लोग, जिनका परिवार एक पीढ़ी पहले आ गया है और वो इंग्लैंड में बड़े हुए हैं या अमेरिका में बड़े हुए हैं, तो वो जो लिख रहे हैं, अपना विस्थापन जो लिख रहे हैं, इस तरह से हर किताब जो है एक विस्थापन की किताब है। तो वो अब आगे उसका क्या होगा, मेरे ख्याल में आगे की जनरेशन जो है वो मिलजुल के मिल जाएगी और इस तरह का साहित्य नहीं लिखा जाएगा। तो गंभीर साहित्य अमेरिका से भी एक तरह से गंभीर साहित्य कहें या साहित्य जो है असली, जिसको हम कहते हैं क्लासिक, वो खत्म हो रहा है। भारतीय जो साहित्य जगत है उसमें तो उषा जी अभी भी बिक रही हैं, धर्मवीर भारती जी भी बिक रहे हैं, प्रेमचंद बिक रहे हैं। मैं जब छात्रों का कभी जो पत्रकारिता के लिए नौकरियां मांगने आते हैं उनसे बातचीत करता हूं साहित्य के लिए कभी भी, तो सारे लोग कुछ नाम जरूर जानते हैं। तो आप लोगों का नाम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पॉपुलर साहित्य है जो बहुत सारा धन देता है, क्या ये जो स्टारडम है ये अस्थाई है या अस्थाई है? ये देखिए, वो अगर किताब बहुत बिकती है तो फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो आर्थिक तौर पे करने हाँ। की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनका जो समय है, जैसे कबीर आज जिंदा है, अंग्रेजी के साहित्यकारों को छोड़ दें, अगर हम भारतीय हिंदी साहित्य की बात करें, वाल्मीकि ने हजारों साल पहले लिखा फिर भी जिंदा है, कालिदास जिंदा हैं। तो ये जो साहित्य है, उषा प्रियंवदा जी से हम आज साहित्य आज तक के मंच पे तमाम स्टार और जो हमारे कलाकार हैं, दूसरे आर्टिस्ट हैं जो भीड़ खींचते हैं, उन सब के बावजूद आज आपसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लेखन का
जिसको हम साहित्य कहते हैं, गंभीर साहित्य कहते हैं, उसका कहीं न कहीं महत्व है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अस्थायित्व है, लेखक की अमरता, जो आप लिखते हो वो आपको कालजयी बना देता है। क्या वो जो लिखा जा रहा है पॉपुलर साहित्य, वो पैसे के साथ उनके नाम को अमर भी कर रहा है या भूल जाते हैं लोग? बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर आप किसी से पूछे कि 3 साल पहले कौन सी किताब अमेरिका में बहुत ज्यादा बिकी थी, तो लोगों को पता नहीं होगा। और मेरे विचार में, अब मैं कैसे कहूँ, जो साहित्य चलता फिरता सामयिक साहित्य होता है, वो सामयिक ही और रह जाता है। जो मानव हृदय की गुत्थियों को, उसकी समस्याओं को, उसके दुख और सुख को छूता है, वही साहित्य रहता है। इसीलिए अभी भी वहाँ पर पुराने अमेरिकन लेखक पढ़े जा रहे हैं, और मगर वो सिर्फ इंग्लिश के क्लासों तक लिमिटेड हैं। वो जनरली नहीं बिकते हैं, जनरली नहीं मिलते हैं। अगर आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है तो आपको बुक स्टोर में जाके स्पेशली साहित्य की किताब ऑर्डर करनी पड़ेगी। अधिकतर किताबें वही हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। और एक कन्फेशन है, मुझसे ऐसी किताबें नहीं पढ़ी जाती। एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आज आपको लिखना हो, मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक कैनवास ठीक उसी तरह का है, 55 खंबे लाल दीवारें, जिन स्थितियों में आप गुजर रही थी और जो आपके वो दिमाग में आया, अगर आज उन स्थितियों में आपको रख दिया जाए आज के समय में, इस 7 दशकों के अनुभव के बाद, तो जो कृति होगी वो कैसी होगी? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि अशोक जी यहाँ बैठे हुए हैं। आजकल मैंने जो मेरा नया उपन्यास है, इसकी भी एक भूमिका है। 2 साल पहले मेरा, जब मैं 90 साल की हुई तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने पूछा अब आप क्या लिखेंगी, प्रेम कहानी? तो मैंने हंसते हुए उड़ा दिया कि 90 साल की उम्र में प्रेम कहानी नहीं लिखूंगी तो कब लिखूंगी। तो कोरोना काल था, अकेली थी, और ये विचार मेरे दिमाग में आया। तो अब जो मेरा नया उपन्यास आया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी सब पुरानी जो मैंने लिखा है उसकी प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी। मगर वो उपन्यास ऐसा ही है, एक प्रेम कहानी है, जिसका कि अंत जो है, अब मैं बताए दे रही हूँ आप लोगों को, 55 खंबे की तरह नहीं होता है। और जिसमें यही थीम है कि एक 28 साल का बिल्कुल अनगढ़ युवक है, वो बहुत प्रेम में पड़ जाता है। 40, वो मैंने एज बदल दिया, मतलब हाँ। वहाँ बड़े से छोटे पर ले आई, यहाँ छोटे से बड़े से प्यार करा दिया। जी हाँ। तो और ये मैंने सुषमा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैंने युवक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ये उपन्यास। मैं जो अभी भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा है, उनमें क्या आप कुछ लोगों की कृतियों को पढ़ पाती हैं? और अगर पढ़ पाती हैं, आपने कहा कि अभी मैं 2 हफ्ते से भारत में हूं और मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं। जी हाँ। क्या अमेरिका में वो साहित्य, हिंदी साहित्य उपलब्ध हो पाता है या केवल ऑनलाइन उपलब्धता है? नहीं। और कुछ पढ़ पा रही हैं यहाँ इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है या नहीं? जी नहीं, वहाँ पर ये हिंदी की किताबें बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। और जो मैं पढ़ती हूँ, मैं यहीं आके पढ़ती हूँ। और यहाँ मैं अपने भतीजी के वहाँ ठहरी हुई हूँ, रुकी हुई हूँ। मैंने उन्हें पहले ही से ही लिस्ट भेज दी थी कि ये किताबें मेरे लिए खरीद के रखना। मैंने पूरी तो नहीं, मगर सब किताबों का थोड़ा थोड़ा आस्वादन किया है। मैं बहुत चकित हूँ और बहुत हाँ चकित हूँ कि किस तरह से वो लोग जो हमारी परिचित भूमि है, भाव भूमि है, उस पर कैसे वो नई तरह से वो लिख रहे हैं। कुछ लोगों से प्रभावित हुई, नाम लेना चाहेंगी? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। चलिए, बहुत ही गंभीरता से हम लोगों ने बातचीत की। आपके अगर आत्मकथा है या उपन्यास है? नहीं, ये तो जो नई किताब आ रही है, जो नई किताब आ रही है मेरी, जो मेरा उपन्यास है, वो आत्मकथा नहीं है। मगर मुझ पर एक
लेखिका जो यहाँ इस वक्त हैं वो दूसरी तरह की आत्मकथा लिख रही हैं, वो मेरी संबंधी हैं और वो सब चीज़ें लिख रही हैं जो पाठकों को नहीं पता है, जो मेरे जीवन में हुई आत्मीय, जो मेरे हार्ट ब्रेक्स थे या मेरी बीमारियां थी या मेरा समाज से संघर्ष था, जो अपनी जगह बनाने के लिए अमेरिकन समाज में एक स्त्री के लिए अपनी जगह बनाना जब मैं गई थी बहुत मुश्किल था। मेरे साथ 3 मुश्किलें थी। एक तो मैं स्त्री थी, दूसरी मैं भारतीय थी और तीसरी मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि मेरे परिवार की परवरिश वही थी। जब मैं अमेरिका जा रही थी तो मेरे भाई जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने कहा, देखो 2 बातें याद रखना, एक तो कभी ये लज्जित मत होना कि तुम भारतीय हो, और दूसरे हमेशा अपना सर उठा कर रखना। मैंने यही किया और लोगों को वो अच्छा नहीं लगा कि एक अकेली स्त्री अपना भारतीय गौरव लिए हुए अमेरिकन संस्थाओं से लड़ रही है। मगर था, वो भी एक संघर्ष था, वो भी निकल गया। मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे थे, बहुत स्नेह से उन्हीं के मांग थी कि मैंने कबीर, मीराबाई ये सब पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड अंग्रेजी की थी और मेरी सारी पढ़ाई अंग्रेजी की हुई थी, तो उससे हिंदी में जाना, हिंदी का व्याकरण जानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और अमेरिकन विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं कि इस क्रिया में ने क्यों लगा है, इस क्रिया में ने क्यों नहीं लगा है, मैंने खाना खाया ये क्यों है और मैं गया ये क्यों है। तो ये समझाने में मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। ये तो आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा, अगर ये आज के बच्चे भी पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई युवा हमारी बातचीत, चूंकि उषा प्रियंवदा जी के साथ होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह अवसर आपके लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो, किसी के मन में हो, तो मैं यह अवसर दे सकता हूं। ये एक बालक सामने बैठा है, जरा दीजिए इनको। आप अपना नाम बताइए। और नमस्कार मैम, मैं आदित्य हिंदू कॉलेज का छात्र हूं। मैम, आपकी कहानियां मैंने पढ़ी हुई हैं और जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने फ्रेंच साहित्य, अमेरिकन साहित्य और चूंकि आपके पति स्वीडिश हैं तो आपने स्वीडिश साहित्य से भी परिचित होंगी। लेकिन मैम, अगर इन अलग अलग भाषाओं के साहित्यों और हिंदी साहित्यों में तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है किस साहित्य में समृद्धता सबसे अधिक है और किस साहित्य में विकास की मतलब किस साहित्य में और कार्य करने की अभी आवश्यकता है? दूसरा मैम, एक प्रश्न आपने जो कहा कि हिंदी साहित्य में पृष्ठभूमियां बदल रही हैं, अभी जो वर्तमान में उपन्यास और कहानियां प्रस्तुत हो रहे हैं वो केवल ज्यादा बिकने वाले हैं या थ्रिलर से संबंधित हैं। तो मैम, अगर देखा जाए तो देश काल और वातावरण जब बदलता है तो पृष्ठभूमियां भी साहित्य में बदलती हैं। तो क्या हमें इन पृष्ठभूमियों को स्वीकार करना चाहिए या फिर हमें और इनमें अभी कार्य करना चाहिए बदली हुई पृष्ठभूमियों को? देखिए, प्रगति का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, मगर ये जो आजकल लिखा जा रहा है हमें स्वीकार करना चाहिए। और रहा स्वीडिश साहित्य या दूसरे देशों का साहित्य, तो हम जिस संक्रांति काल से गुजर रहे हैं, जो हमारी यंग लड़कियां हैं वो अपना स्थान ढूंढ रही हैं, वो सब उन देशों में बहुत पहले हो चुका है, वो स्वीडन वगैरह में बहुत पहले हो चुका है। इसलिए वहाँ के साहित्य में इस तरह की स्ट्रगल नहीं है। वहाँ का साहित्य जो है अब वो अंतर्मुखी हो गया है। वहाँ पर लोग अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि समाज में तो सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं उनको। शिक्षा उपलब्ध है, बच्चों की परवरिश, पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, इसलिए जो मानव मन की गुत्थियां हैं वो उसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे नॉर्वेजियन लेखक हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ये अंतर्मुखीपन तो स्कैंडिनेवियन साहित्य में हमेशा रहा और वही चल रहा है जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं।